प्रदीप जी, मैं नहीं जानती कि इस ऑफिस के तौर तरीके पहले काम करने के कैसे थे, लेकिन अब ये सारे तौर तरीके बदल जाएंगे। आप एक काम कीजिए, ऑफिस के स्टाफ के साथ मेरी मीटिंग करवाइए। जी मैडम, हम आज ही पूरे स्टाफ के साथ आपकी मीटिंग करवाते हैं। ये तो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझता है ना। हाँ सर, 2 साल पहले एक मकान खाली कराने के लिए उन्होंने 5 लोगों को जिंदा जला दिया था, जिसमें 2 लोग मारे भी गए, और आज तक वो केस वैसे ही पड़ा है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया गया है। हाँ, खुशी तो है, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। भाई, जब तुम्हें मेरी खुशियों की परवाह नहीं है तो फिर मेरे दुख की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हमें सब कुछ पता है शीला। जिस वक्त राजवीर सोनाली को घर में लेकर आए थे, उस वक्त तो पापा जी जेल में थे, घर में तो सिर्फ माँ जी थी ना। फिर माँ जी ने कैसे स्वीकार कर लिया उन्हें? शपथ ग्रहण करने के बाद शारदा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से एक नहीं कई वादे किए हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द प्रदेश में विकास की लहर चलेगी। ज्योति बेटा। अरे अंकल, नमस्ते। नमस्ते, बैठो बैठो। आचार्य जी कहाँ हैं? पापा अंदर है, मैं बुला के लाती हूं। एक मिनट, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का आज माहौल कैसा था और तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी ने आज अपने पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग की। वो अपना काम जोर शोर से शुरू करना चाहते हैं। अच्छा है कि ऐसे वक्त में तुम उनके साथ। देखो बेटा, शारदा देवी को इस पद का कोई अनुभव नहीं है, और फिर दुश्मन विपक्ष में ही नहीं, अपनी पार्टी में। आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं समझी नहीं। हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री जी का दुश्मन कौन है? कई सारे लोग हैं बेटा, और इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने शारदा देवी को अपना समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया है। मगर वही बात है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। यही लोग उन्हें एक सफल मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते। इस बात का तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। वैसे भी मुख्यमंत्री विकास कार्यों को जिस रफ्तार से बढ़ाना चाहती हैं, बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम तो होगी ही। पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी में लहर को देखते हुए हमें मुख्यमंत्री पद के लिए शारदा देवी के नाम की घोषणा करनी पड़ी, जबकि हम भी नहीं जानते थे कि उनका राजनीतिक अनुभव क्या है। अंकल, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जो होनी चाहिए, वो क्षमता मुख्यमंत्री जी में है। आज ही उन्होंने पदभार संभाला और आज ही वो पूरे दिन सभी के साथ मीटिंग में बिजी थे, और कल उन्होंने प्रदेश के सभी बड़े ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। आप बैठिए, मैं पापा को बुलाती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुख्यमंत्री जी से तो बात नहीं करा पाऊंगा, हाँ, लेकिन आपकी शुभकामनाएं उन तक जरूर पहुंचा दूं। जी धन्यवाद। हाय निधि। हाय आदित्य, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था। अब जिम्मेदारियां मिली हैं तो उसे निभाने के लिए भागदौड़ तो करनी ही है। अच्छा जी, एक जिम्मेदारी और भी मिली है आपको। कैसी जिम्मेदारी? मेरे प्यार की जिम्मेदारी। मिस्टर आदित्य, काम करते करते मुझे मत भूल जाना। अरे नहीं निधि, अब तुम्हें तो नहीं भूल सकता। और मैं तुम्हें भूलने दूंगी भी नहीं। आदित्य, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वैसे किसी ने सच ही कहा है, प्यार में नींदें उड़ जाती है। मेरी भी ऐसी कुछ हालत है। और मैं सोच रही थी तुम्हें फोन करूं या नहीं करूं। अरे फोन करने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी हमारी फोन पर बात हो या ना हो, एक बात तो तय है कि हम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आई विश कि तुम मेरे करीब होते। देखो निधि, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार की भी अपनी एक मर्यादा हो। प्यार की दीवानगी बदनामी की वजह बन सकती है। क्या बात है?
तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो मरती हूँ मैं। चलो निधि, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। प्रदीप जी आ गए, बाय। ओके बाय। नमस्कार प्रदीप। नमस्कार आदित्य। मेघना जी के साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कैसी बातें कर रहे हैं प्रदीप जी? ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि माँ जी ने मुझे मेघना जी का सलाहकार बनकर रहने के लिए कहा है। बस एक बात का ख्याल रखें कि तुम्हारे अलावा जितने भी सलाहकार हैं वो सब पुराने लोग हैं, इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को भी हमारी ओर उंगली उठाने का मौका मिले। आप विश्वास रखिए प्रदीप जी, ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अटके हुए सारे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाना, यही सरकार का पहला उद्देश्य है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता के बीच में जो एक छवि बनी हुई है उसको नुकसान होगा। ऐसा नहीं होगा प्रदीप जी, इस छवि को हम बिगड़ने नहीं देंगे। ठीक है, तुम बैठो, हम मैडम से मिलके आते हैं। क्या आज ऑफिसरों की मीटिंग है? ओ, नया जोश, नई उमंगे। चलिए, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। किसका फोन था ललन? एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो हमारे बहुत खास बता रहे थे कि शारदा देवी ने आज सारे ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई, उन सारे अधिकारियों की जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। समझ में नहीं आता कि शारदा देवी इतना तेज क्यों भागना चाहती। अरे उन्हें तो अभी ये समझने में भी टाइम लगेगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये समझने से पहले ही सारे आदेश पारित कर देंगे। दरअसल इस जल्दबाजी के पीछे कोई और मकसद नहीं, बल्कि आपकी सरकार को नकारा और निकम्मा साबित करना चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो ललन। शारदा देवी की सक्रियता हम पर उंगली उठने की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इसीलिए कह रहा हूं कि शारदा देवी अपनी कही हुई बातों पर अमल करने के लिए जिस जोर शोर से लगी हुई हैं, किसी भी तरह से उन तैयारियों को लगाम लगाना होगा और उन्हें रोकना होगा। कैसे कैसे लगाम लगाई जा सकती है लल्लन? शारदा देवी की तैयारियों पर हम कैसे लगाम लगाएंगे? सरकार, पहले आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सारे अधिकारी आपके मुट्ठी में थे, और अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो आपके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, मैंने उन्हें इतनी छूट भी तो दी थी। हाँ, वो इस बात को भूल नहीं सकते कि आपके शासनकाल में उन्हें कितनी छूट मिली थी और उन्होंने कितने पैसे कमाए थे। वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान होंगे कि शायद उन्हें अब इस तरह का मौका ना मिले। जाहिर सी बात, अगर उनके दिल से पूछा जाए तो वो यही चाहेंगे कि फिर से मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊं। अगर आपको इस बात का भरोसा है तो आप उन सारे अधिकारियों से बात कीजिए, आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वही शारदा देवी को रोक सकते हैं, उनकी योजनाओं को लागू करने में देरी कर सकते हैं, रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े, शारदा देवी के बढ़ते हुए कदम को रोकना बहुत जरूरी है, वरना आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल ये वही टीम है जो शंकर प्रसाद के साथ में थी, और हमारे ख्याल से तो इस टीम के साथ में काम करना आसान नहीं होगा। उन सारे लोगों को शंकर प्रसाद के हिसाब से काम करने की आदत पड़ी हो, और जिस तेजी से आप कदम उठाना चाहती हैं, हो सकता है शायद उतनी तेजी से वो काम ना कर पाए। सही बात है, इसमें कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जो
शंकर प्रसाद के साथ में मिला हुआ हो। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? एक बात तो ये भी है माँ जी कि ये पुरानी टीम है और हमारे लिए समझ पाना मुश्किल होगा किसमें से कौन हमारा वफादार है और कौन शंकर प्रसाद का। हमारा तो ये कहना है मैडम कि जब तक ये योजनाएं लागू ना हो तब तक इन बातों का खुलकर सामने आना ठीक नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वही जो हर बार होता है, अगर कोई मंत्री पद लेता है तो वो अपनी एक नई टीम बनाता है। उसमें उसके विश्वास पात्र लोग होते हैं जो उसके कहने से, उसके इशारे पर, उसके हिसाब से काम करते हैं। इस बात से हमें परेशान होने की क्या जरूरत है प्रदीप जी? हम तो डंकी की चोट पर प्रदेश की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ जी, अगर कोई शंकर प्रसाद से मिला है तो रुकावटें तो खड़ी कर सकता है। इधर आपने कोई योजना बनाई और उधर ये खबर शंकर प्रसाद तक पहुंच जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि हमें एक अलग टीम बनानी चाहिए? जी बिल्कुल माँ जी, और आपकी टीम में उन अधिकारियों को जगह दी जानी चाहिए जिनकी छवि अब तक साफ सुथरी है। तो ठीक है प्रदीप जी, आप लिस्ट बनाइए हमारी टीम में किस किस को रहना चाहिए जो वफादारी के साथ काम कर सके। जी मैडम, हम उन अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार करवाते हैं। आदित्य, तुम मेघना जी की टीम में रहो, उनके साथ ही रहना और ये देखना कि उनकी टीम में भी सब लोग सही रहें और वफादार लोग रहें। आप फिक्र ना करें मैडम, मेघना जी के साथ आदित्य है, वो सब संभाल लेगा। चलिए निकलते हैं। जी। ईश्वर ने मेरी कसमों की लाज रख ली। मेरे ना चाहने के बावजूद ईश्वर ने वो कसम पूरी कर दी जो कसम कभी आपने मुझे दिलाई थी, जबकि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी। वो कसम दिलवाकर आप भी भूल गए और मैं भी भूल गई, लेकिन इस कसम को ईश्वर नहीं भूले। मुझे लाकर उस कुर्सी पर बिठा दिया और अनजाने में वो कसम भी पूरी हो गई। सर, आप तो कह रहे थे कि शारदा जी को राजनीति का कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन सरकार बनने के बाद जनता के संबोधन में जो कुछ भी कहा है उसे पार्टी के हौसले बहुत बुलंद हुए। तुम ठीक कहते हो सक्सेना, शारदा को सचमुच बोलना आता है। आप सिर्फ बोलने की बात कर रहे हैं सर? कल सारा दिन वो प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रही और आज भी वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रही हैं। पापा, ये जो माँ की जीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जीत कम और हमारी हार ज्यादा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम इस तरीके से नाकाम हो जाएंगे। इंसान की असली हार तब होती है जब वो दिल से हार मानता है। जब तक वो दिल से हार नहीं मानता, उसकी हार नहीं होती। बेटा, लगता है कि तुमने दिल से हार मान ली, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। हाँ सक्सेना, और यही हमारी कामयाबी होगी। शारदा के ऊपर चारों ओर से ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो अपनी योजनाएं लागू करे, फिर आएगा खेल का मजा। जिंदगी एक भंवर है। आप ठीक कहते हैं सर। जनता जिसको एक बार अपने सिराखों पे बिठा लेती है, उसको जल्दी उतारती नहीं है। शारदा को जनता सर आंखों पर बिठाए, उससे पहले हम उसे उतार देंगे। अब शारदा मुख्यमंत्री बनकर पछताएगी।
जिन मुद्दों को उठा करके शारदा जी मुख्यमंत्री बनी हैं, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकने नहीं देना है सर। शारदा देवी ने जो वादे किए थे, वो वादे कब तक पूरे होंगे? गुजरने वाला हर दिन सवालों से भरा होना चाहिए। लेकिन पापा, क्या ये सवाल उठाने से हमें कोई फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा है बेटा। इन रैलीज, धरने और जुलूस से परेशान होकर शारदा जल्दबाजी में कदम उठाएगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो घोषणाएं शारदा ने की हैं, वो इतनी जल्दी अमल नहीं हो पाएंगी। उसके लिए लंबी तैयारी और बड़े स्तर पर योजनाएं बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हाँ सक्सेना, और यही हमारी कामयाबी होगी। शारदा के ऊपर चारों ओर से ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो अपनी योजनाएं लागू करे। फिर आएगा खेल का मजा। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार। चलिए चला जाए। जी मैडम। क्या क्या करना है आज? मैडम, सबसे पहले तो सारे अकाउंट देखने होंगे, क्योंकि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी फाइलें अभी भी वैसी पड़ी हैं। और मैडम, ये भी फैसला करना होगा कि उन फाइलों पर कोई कार्रवाई करनी है या नहीं। हाँ आदित्य, आचार्य जी ने भी इस बात का स्वीकार किया था कि पिछली सरकार में बहुत से भ्रष्टाचार हुए हैं, बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, पर उन गलतियों को सामने लाने की कोशिश में बहुत वक्त जाएगा। मैडम, मेरा मानना भी यही है कि हमें पुराने मामले को भूलकर यह सोचना चाहिए कि प्रदेश के विकास के लिए नए कार्यों की शुरुआत हो। आचार्य जी को फिक्र इस बात की थी कि अगर पिछले मुद्दे खुले तो बदनामी हमारी पार्टी की होगी, क्योंकि सरकार भी तो हमारी थी। मैडम, हमें यह देखना होगा कि विकास कार्यों के लिए जो ठेके दिए गए थे, उनमें से कौन कौन से काम अधूरे पड़े। उनको पूरा करने के लिए हमें नई योजनाएं बनानी होगी। और मैडम, जो भी विकास कार्य नए सिरे से शुरू होने हैं, उनके लिए ठेके हमें उन लोगों को देने हैं जो सचमुच काम करना चाहते हैं और वक्त पर अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। इसके लिए तो टेंडर मंगाना होगा, नहीं? जी मैडम। चल। हाँ, प्रदीप जी आए हैं, भेज दो। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। मैडम, तो आज गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी अधिकारियों से मीटिंग किस लिए गई और हमें आपसे मिलने के लिए भेजा हुआ है। हाँ कहिए, क्या बात है? आपको तो मालूम है कि लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर मैडम ने जो योजना की बात की थी, वो उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और मैडम चाहती है कि योजना पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। चाहते तो हम भी यही हैं। कल हमने अपने अधिकारियों से इस बारे में बात भी की। सरकार शिक्षा के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आ रही है। प्रौढ़ शिक्षा जैसी योजनाएं भी चल रही है, लेकिन जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी नहीं मिल रही है। इससे पहले शंकर प्रसाद की सरकार थी, उनकी सरकार ने भी कोई पहल नहीं की जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले। लेकिन हम करेंगे प्रदीप जी। हमने जो वादे जनता से किए हैं वो हम किसी भी हाल में पूरा करेंगे। हम उसी बारे में बात करना है मैडम आपसे, क्योंकि हमें ये योजना लागू करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो इसके लिए हमें सर्वे करवाना होगा। सर्वे? हाँ मैडम, आंकड़े गवाह है कि लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है और तमाम लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाने से क्या फायदा, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है।
हम जो योजना लेकर आएंगे उससे लोगों की ये सोच भी बदलेगी। लोगों के दिलों का डर भी तो है कि जैसे ही लड़कियां बड़ी होती है वो उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, और इसी वजह से कई लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। और इसीलिए मैडम चाहती हैं कि निडर शिक्षा योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। हाँ, मैडम चाहती है कि आप अपनी तरफ से इस सर्वे के लिए एक टीम का गठन करें। 8वीं में पढ़ने वाली कितनी लड़कियां हैं जो इस साल 8वीं की परीक्षा दे रही है? 2 साल पहले उन लड़कियों की संख्या क्या थी, और जो संख्या थी क्या उतनी ही लड़कियों ने आगे पढ़ाई जारी रखी थी? शारदा देवी प्रशासनिक तौर पर कदम उठा रही हैं और हर बात मीडिया तक पहुंचाई जा रही है ताकि बात जनता तक पहुंचे और जनता का विश्वास कायम रहे। आसार तो इस बात का है कि शारदा देवी का नाम बढ़ने वाला है, और आपका नाम जिस प्रदेश के आसमान पर चमक रहा था वो धीरे धीरे धुंधला होकर खत्म हो जाएगा। जिंदगी एक भंवर है। आप ठीक कहते हैं, ये आंकड़े तो सरकार के पास होने ही चाहिए। हाँ, हमारे पास अगर ये आंकड़े होंगे तो हमें ये योजना लागू करने में आसानी होगी। ठीक है, हम इसकी तैयारियां करते हैं। मुख्यमंत्री जी से कहिएगा कि उनकी हर महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार। समझ में नहीं आता कि शारदा देवी किसकी सलाह पर यह कदम उठा रही है। कौन है जो उन्हें ये सलाहें दे रहा है? वो कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, और हमसे शायद सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि हमने शारदा देवी को बहुत कमतर आंका। हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि वो एक राजनीतिक परिवार से हैं। उन्हें राजनीति की बहुत अच्छी समझ है। राजनीति को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा है और समझा है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो इस तरह की योजनाएं लागू नहीं कर रही होगी। ठीक कह रही हैं आप। हम तो हवा का झोंका समझ रहे थे, लेकिन ये तो तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। एक साथ इतनी सारी पहल हुई है कि सुनकर ही हैरानी होती है। उन्होंने मीडिया को हैंडल करने के लिए एक ग्रुप बनाया है जो सरकार की उपलब्धियां मीडिया तक पहुंचाएगा। शारदा देवी प्रशासनिक तौर पर कदम उठा रही है और हर बात मीडिया तक पहुंचाई जा रही है ताकि बात जनता तक पहुंचे और जनता का विश्वास कायम रहे। आसार तो इस बात का है कि शारदा देवी का नाम बढ़ने वाला है, और आपका नाम जिस प्रदेश के आसमान पर चमक रहा था वो धीरे धीरे धुंधला होकर खत्म हो जाने वाला है। ये जो दिल के रिश्ते हैं ना, इन्हें अपने दिल में ही रखो। और हम बार बार तुमसे यही कहेंगे कि तुम अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। आप एक तरफ तो महिलाओं के समान अधिकार की बात करते हैं और अपनी ही पत्नी को समान अधिकार नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया।